Hello dear students, I hope all of you are doing very well. This is the online class of mathematics for class 10 from NCERT book and this is my lecture number 20 from chapter 6 triangles. Students, before this video I have prepared lectures for chapter 1 to chapter 5 and if you have not watched the lectures of those chapters then please go ahead and watch those videos before watching this lecture, okay? And in this lecture we are going to discuss the similarity of triangles. Okay, similarity of triangles, similar figures. We will also cover exercise number 6.1 in this video. Okay, so let us very quickly go ahead and see what exactly the similar figures are. Similar figures क्या होते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो सिमिलर फिगर्स पढ़ने से पहले क्लास 9 में हमने जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स पढ़ा था वो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आप बताइए कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ऐसे दो फिगर होते हैं जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है दैट इज सपोज कर लो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है हमारे पास, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। क्लियर हुई बात। अगर हम एक सर्कल को दूसरे सर्कल पे रख दें, चूंकि इनका जो साइज है, रेडियस और सर्कमफेरेंस, इसका रेडियस और सर्कमफेरेंस दोनों सेम है, इनका शेप भी सेम है, इसलिए पहला वाला सर्कल और दूसरा वाला सर्कल एक दूसरे को ओवरलैप कर देंगे। बिल्कुल कोई पार्ट खाली नहीं बचेगा, एक पूरी तरीके से ढक लेंगे। तो इनको हम इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, ऐसे फिगर्स जिनका साइज और शेप दोनों सेम होता है। देखिए सेम शेप एंड सेम साइज, ये दोनों सेम होता है, तब वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। लेकिन सिमिलर फिगर्स के केस में हम केवल सेम शेप पे ध्यान देते हैं, सेम शेप पे फोकस करते हैं। क्लियर। साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है, एक दूसरा सर्कल है। देखो इन दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं है, इसका साइज ये छोटा लग रहा है और ये बड़े साइज का लग रहा है। क्लियर। लेकिन जो शेप है दोनों का वो बराबर है, ये भी सर्कुलर शेप का है और ये भी सर्कुलर शेप का है, तो दोनों सिमिलर फिगर्स हो जाते हैं। क्लियर हुई बात। तो आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या एक सर्कल और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं? आप बताओ। नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि एक सर्कल ये सर्कुलर शेप का है और ये ट्रायंगुलर शेप का है, इन दोनों का शेप ही अलग है, इसलिए सिमिलर नहीं हो सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जो बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे ताज वो है, क्या कहते हैं, कुतुब मीनार है, ठीक है, और बहुत बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ जो होते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इनका जो हाइट है वो किस तरीके से हम मेजर करते हैं? या फिर जो सेलेस्टियल एल्टीट्यूड्स हैं, लाइक यहाँ से अर्थ से लेकर के मून का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, या फिर दो सैटेलाइट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से मेजर की जाती हैं? स्पेशली जो सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का कॉन्सेप्ट होता है वो यूज़ होता है किसी लंबी चीज़ का, कोई बहुत बड़ी हाइट वाली चीज़ है उसका हाइट मेजर करने में मोस्टली सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर हुई बात। ये मत समझो कि जो माउंट एवरेस्ट है उसका जो हाइट है वो किसी मेजरिंग स्केल से हम मेजर कर लिए होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेजरिंग स्केल से आप नहीं मेजर करेंगे, ठीक है। उनका जो हाइट है वो मेजर किया जाता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू, और इनडायरेक्ट मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स। सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स के कॉन्सेप्ट पर वो बेस्ड होता है। क्लियर। वो सारा चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। आप ये भी जान सकेंगे किस तरीके से बड़े बड़े हिल्स का, माउंटेन्स का हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स के थ्रू, ठीक है। इन फिगर्स को आप देखिए, इसमें कई सर्कल्स दिए गए हैं, ये सभी सिमिलर फिगर्स लग रहे हैं ना? बिल्कुल लग रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि ये वाला जो सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 3 है, इसका भी रेडियस 3 है, तो ये सर्कल है, ये सर्कल है, शेप तो सेम हो गया, इनका जो साइज है वो भी सेम हो गया। इसका मतलब ये वाला जो सर्कल है और ये वाला सर्कल है ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अभी अभी मैंने आपसे कहा कि ये सारे के सारे सर्कल एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्यों? क्योंकि इनका शेप तो बिल्कुल सेम है ना। तो ये सारे सर्कल सिमिलर हैं और ये दो सर्कल्स जो मैंने बताया ये कॉन्ग्रुएंट भी हैं।
इसका मतलब जितने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं वो डेफिनेटली सिमिलर होंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनका साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम होगा, इसका मतलब वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। इसी तरीके से आप स्क्वायर के केस में देखिए, यहाँ पर भी जितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, ये सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं। और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, ये भी सभी एक दूसरे के सिमिलर हैं। क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जितने होते हैं, इन सभी डिस्कशन से हम देख सकते हैं कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सबके सब सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो सिमिलर फिगर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हों। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास सपोज करो कि एक मॉन्यूमेंट है ताजमहल, इसका फोटोग्राफ है हमारे पास अलग अलग साइज में। ये छोटा साइज का है, ये बड़ा साइज का है, ये और बड़ा साइज का है। क्लियर? तो आपको ये बताना है कि क्या ये सिमिलर फिगर्स हैं। बिल्कुल सिमिलर फिगर्स हैं। जो ताजमहल है तो एक ही ना, ठीक है, लेकिन यहाँ फोटो फ्रेम में बनाया गया है तो भी सिमिलर है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ठीक है, और जब फोटो लिया गया था तो उसका निगेटिव सेम है। जो फोटोग्राफर होता है ना, उसके पास जो कैमरा होता है उसमें एक निगेटिव मिलता है फोटो खींचने के बाद। उस निगेटिव से वो 3 अलग अलग तरीके के फोटोग्राफ्स ले सकता है। एक होता है स्टैम्प साइज का, जो कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ होता है, और उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज का होता है जो कि सबसे बड़ा होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर फोटोग्राफर ने जो स्टैम्प साइज का फोटोग्राफ तैयार किया, दैट इज 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है मान लीजिए। तो अब अगर वो इस नेगेटिव को थोड़ा सा एनलार्ज करके एक पासपोर्ट साइज का फोटो बनाए, तो सपोज करो कि एनलार्ज करके 3 सेंटीमीटर से उसने बना दिया 6 सेंटीमीटर कर दिया। क्लियर? और फिर इसको पोस्ट कार्ड बनाने के लिए और इसका जो है लेंथ और बढ़ा करके 12 सेंटीमीटर कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मतलब कितना इंक्रीज हुआ है। आप ये बताइए, ये जो साइड है, साइड लेंथ है, वो कितना इंक्रीज हो गया? ये इंक्रीज हो गया 6/3 टाइम्स। 6/3 टाइम्स, 6/3 का मतलब 2 टाइम्स। 2 टाइम्स ये जो साइड लेंथ है वो इंक्रीज हो गई। इस केस में कितना लेंथ इंक्रीज हुई है? 12/6 टाइम्स। यहाँ पर 12/6 टाइम्स जो है लेंथ इसका इंक्रीज हो गया है। क्लियर हो रही बात? तो अब अगर उस फोटोग्राफ में एक साइड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो जो दूसरी साइड लेंथ है वो भी सेम रेशियो में ही इंक्रीज होगी। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 6/3 टाइम्स इंक्रीज होगी, मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज होगी, मतलब ये हो जाएगी 4। ठीक है, और यहाँ पर 12/6 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 4 से जो है क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सिमिलैरिटी में क्या हो रहा है, सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है कि जो साइड्स हैं उनका जो लेंथ है दैट इज इंक्रीजिंग इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये एक फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं इनका जो साइड लेंथ है। दूसरी बात ये है कि जो इनके एंगल्स हैं, ये रेक्टेंगुलर फिगर है तो सभी एंगल्स कितने डिग्रीज के होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं। तो जो भी एंगल्स हैं ये सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो हमें 2 कॉन्सेप्ट निकल के करके आए। पहला तो जितने एंगल्स हैं सिमिलर फिगर्स में वो सभी एंगल्स बराबर हैं, और दूसरा क्या कॉन्सेप्ट निकला कि जो साइड लेंथ है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इन अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। अब इन दोनों लाइंस को पढ़ो आप। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। ऐसे 2 पॉलीगन्स जिनके पास सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी इसमें भी 4 साइड्स है, इसमें भी 4 साइड्स है, ये सिमिलर तब होंगे, इसकी 2 कंडीशन है सिमिलर होने की। देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जैसे ये इसके सिमिलर है तो इस एंगल का, ये वाला जो ऊपर वाला एंगल है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, इसका ऊपर वाला इधर, और ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है इधर। तो ये जब करस्पॉन्डिंग एंगल सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएं, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन है देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका साइड्स का रेशियो सेम हो। जैसे ये 12 सेंटीमीटर का है और ये 6 का है, ठीक है, इनका रेशियो क्या आएगा? 12/6 आएगा। इसी तरीके से ये वाला जो साइड है ब्रेड्थ, इसका करस्पॉन्डिंग ब्रेड्थ क्या है? यहाँ पे 4 है, इनका रेशियो क्या आएगा? 8/4 आएगा। क्लियर?
तो 12/6 का मतलब 2 और 8/6 का मतलब 2, ठीक है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम हो रहा है, तब ये उस कंडीशन में ये दोनों फिगर्स सिमिलर हो जाती हैं। क्लियर हुई बात? नोट दैट द सेम रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इज रेफर्ड टू एज द स्केल फैक्टर। ये जो सेम रेशियो हो रहा है साइड्स का, इसी को हम स्केल फैक्टर भी बोलते हैं, या फिर हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोलते हैं फॉर द पॉलीगन्स। ओके, यू मस्ट हैव हर्ड दैट वर्ल्ड मैप्स, ग्लोबल मैप्स जो बनाए जाते हैं, ग्लोबल मैप्स जो बनते हैं, या फिर जो ब्लूप्रिंट बनते हैं किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो कैसे प्रिपेयर होते हैं? स्केल फैक्टर का यूज करके ही प्रिपेयर होते हैं। जैसे कोई 100 स्क्वायर फीट का घर है, तो अगर आप पेज में ड्रॉ करोगे, कागज में ड्रॉ करोगे, तो 100 स्क्वायर फीट थोड़ी लोगे, आप तो छोटा सा डिस्टेंस लोगे ना। लेकिन जो भी डिस्टेंस लोगे वो इसके प्रपोर्शन में ही होगा। जैसे सपोज करो कि एक साइड का 50 मीटर का है आपका घर, एक साइड से जो है लेंथ 50 मीटर है, दूसरे साइड से 25 मीटर है, 25 मीटर। अब इसको आप अगर कागज में बनाओगे, तो अगर 50 की जगह आप 5 लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे, 50 मीटर की जगह 5 सेंटीमीटर लेंगे, तो इसका जो ब्रेथ आप लेंगे ये 25 की जगह कुछ भी नहीं ले लेंगे, जैसे आपने 7 ले लिया, ऐसा नहीं लेंगे, तब तो सिमिलर होगा ही नहीं। सिमिलर बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो रेशियो 50 मीटर और 5 सेंटीमीटर में है, वही रेशियो वाला एक नंबर यहाँ पर आना चाहिए। तो आप यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब 50 और 5 का जो रेशियो है वही 25 और 2.5 का रेशियो बन जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक एक्टिविटी, सिमिलर फिगर्स को समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। जैसे किसी क्लासरूम में आपके पास यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, ऊपर आपने एक लैंप लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया, और आपके पास एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में से आप एक क्वाड्रिलेटरल कट कर रहे हो। इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए, बी, सी और डी। इसको आपने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, ठीक है। इस कार्डबोर्ड में से आपने एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से कट किया। अब ये बीच वाला स्पेस तो खाली हो जाएगा ना जब कट कर दिया, तो अब ये जो लाइट पड़ेगी ऊपर से, ये इस कार्डबोर्ड के यहाँ पे जो ब्लैंक है, इससे अंदर होकर के जाएगी, और टेबल पे आपने जो कपड़ा रखा है उस पर इसका शैडो बनेगा, ठीक है। तो ये जो शैडो बनेगा, इस शैडो के एंड पॉइंट्स को, एजेस को नाम दे दिया गया ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। क्लियर हुई बात? तो ये दोनों फिगर्स जो हो रहे हैं ये सिमिलर फिगर्स होंगे। क्लियर? इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देख लीजिए। जो क्वाड्रिलेटरल ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश है, ये सिमिलर है ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के। जो ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल है और नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल है, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो रहे हैं। क्लियर? यू कैन ऑल्सो नोट दैट वर्टेक्स ए डैश करिस्पॉन्ड्स टू ए। ये जो वर्टेक्स ए है हमारा, इसके करिस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है? ए डैश है। इसी तरीके से बी के करिस्पॉन्डिंग बी डैश है, और सी के करिस्पॉन्डिंग सी डैश, डी के करिस्पॉन्डिंग डी डैश है। करिस्पॉन्डिंग को आप इस तरीके से डबल एरो के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। देखिए ये डबल एरो है, इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं कि ये करिस्पॉन्ड्स कर रहा है। तो बाय एक्चुअली measuring the angles and the sides of the two quadrilaterals you may verify that। अगर आप इसको सच में ऐसा करोगे कोई अरेंजमेंट, और फिर इसके एंगल्स को देखोगे, मेजर करोगे, और नीचे का जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसके एंगल्स को मेजर करोगे, क्लियर, इनके साइड्स को मेजर करोगे, तो आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? पहली तो ये आप देखोगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर हैं, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी डैश, सी इज इक्वल टू सी डैश एंड डी इज इक्वल टू डी डैश। सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप देखोगे कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, यानी ये वाला जो साइड है इसका और इसका जो करस्पॉन्डिंग साइड नीचे है ए डैश बी डैश, इनका जो रेशियो है, इसी तरीके से बाकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका जो रेशियो है, ये रेशियो सबका सेम आ रहा है। ये दो चीज़ें आप ऑब्जर्व करोगे, तो फिर इससे आपको रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि कोई भी दो पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 साइड्स हैं, सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, ये तब सिमिलर होंगे अगर इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हों और इनके जो साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, वो एक सेम रेशियो या सेम प्रोपोर्शन में हों। उस केस में ये दोनों फिगर्स सिमिलर
होती हैं। आई होप ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि एंगल्स बराबर होने चाहिए और साइड्स जो है वो एक सेम रेशियो में होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए। अब आप ये बताओ कि क्या ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं या नहीं है। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पर ये चीज़ आपको बताना है कि ये दोनों फिगर्स सिमिलर हैं या फिर नहीं है। आप इनके एंगल्स को देख लो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं कि नहीं बराबर हैं, और इनके साइड्स देख लो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो देख लो और कमेंट करो कमेंट बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल। रेक्टेंगल में भी हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। लेकिन हम देखेंगे कि साइड्स जो है वो सेम रेशियो है कि नहीं है। तो एक साइड्स तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इनका रेशियो क्या आएगा 3/3, इसका मतलब 1 आएगा। इसी तरीके से जो दूसरा साइड है, ब्रेड्थ जो है 3 सेंटीमीटर और 3.5, तो इसका रेशियो क्या आएगा 3/3.5। तो इसकी वैल्यू क्या 1 आएगी? इसकी वैल्यू तो 1 नहीं आएगी क्योंकि 3/3 है, इसका वैल्यू 1 आया। अब इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। इसका मतलब इन दोनों के जो साइड्स हैं वो एक सेम रेशियो में नहीं है, उनका जो रेशियो है वो सेम नहीं है। क्लियर हुई? यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो सेम है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इन द सेम रेशियो। क्लियर हुई? यहाँ पे देखिए, एक आपके पास स्क्वायर है और एक आपके पास रोम्बस है। इसमें हम देखें क्या बात हो रही है। रोम्बस का जो एंगल होता है वो कभी भी 90 नहीं होता है, सारे एंगल्स 90 नहीं होते हैं। क्लियर हुई बात? क्योंकि अगर रोम्बस का एंगल 90 हो जाएगा तब तो बाकी सारे एंगल्स भी 90 हो जाएंगे। रोम्बस का एंगल 90 नहीं होता है और जो स्क्वायर है उसका एंगल हमेशा 90 होता है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल्स बराबर नहीं हो रहे हैं। एक बार हम दूसरा वाला पॉइंट भी चेक कर लेते हैं कि क्या जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम है। तो ये 2.1 है, ये 4.2 है, तो 2.1/4.2 करेंगे तो ये 1/2 आएगा रेशियो। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2.1 है और यहाँ पर 4.2 है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो है रेशियो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो तो सेम हो रहा है लेकिन एंगल्स जो है वो सेम नहीं हो रहा है। तो सिमिलैरिटी के लिए दोनों कंडीशंस होना चाहिए। पहली बात तो एंगल्स भी सेम होना चाहिए और दूसरी बात जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में भी होने चाहिए। इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि फिल इन द ब्लैंक, इसको फिल करना है। ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। जितने भी सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं क्या? जैसे मैं कहूँ एक छोटा है एक बड़ा है, तो क्या छोटा वाला बड़े के कॉन्ग्रुएंट होगा? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स तो वो होते हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, तो ये ओवरलैप तो कर नहीं पाएंगे लेकिन इनका शेप तो सेम है। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ इसका आंसर, वो आपको लिखना है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, इसको लिख करके 6.1 का पूरा इमेज सेंड करना है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है। क्लियर हुई बात? तीसरे नंबर पे ऑल, यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपको करना है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, मतलब 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स देने हैं सिमिलर फिगर्स के और नॉन सिमिलर फिगर्स के आपको, और इस फिगर में बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स जो हैं वो सिमिलर हैं या नहीं है, और अगर हैं तो कैसे हैं। पहले आप एंगल्स लेके दिखाओगे और दोबारा आप जो है उसके साइड्स को देखोगे, उनके सेम रेशियो में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो करके आप तब डिसाइड करोगे कि ये सिमिलर हैं या फिर सिमिलर नहीं है। क्लियर हुई बात? इसके बाद सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए कि अभी आपने देखा सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स, कोई सा भी फिगर हो वो कब सिमिलर होगा। अब थोड़ा सा हम देखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या होते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। सेम चीज़ें, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी रहेगा। जैसे आपने सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स में देखा था कि एंगल सेम हो और करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो, सेम यहाँ पर भी होगा कि अगर 2 ट्राइंगल हैं तो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये है, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये वाला है और इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये वाला है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए सारे एंगल्स। ठीक है, इसके बाद देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, सेम रेशियो में होना चाहिए। मतलब अगर ये 3 है
तो ये 6 अगर है, इनका रेशियो क्या हो रहा है 3/6 मतलब 1/2। तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 4/8, तब जाके रेशियो सेम हो जाएगा। यहाँ पे 5 है तो ये 10 होना चाहिए। अब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि इनका एंगल भी सेम है और इनका जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सेम रेशियो में हो रहा है, तो ये सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। नोट दैट इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, अगर दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो उनको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। क्यों? क्योंकि सारे एंगल्स बराबर हैं, इसलिए इक्वी और एंगुलर, उसको हम बोलते हैं इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स। The ratio of two corresponding sides in the two equiangular triangles is always the same। देखो ये एक थ्योरम थेल्स ने दिया था। थेल्स जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, इन्होंने ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं, इक्वी एंगुलर का मतलब जिसके एंगल्स हमेशा सेम होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो कह रहे थे ऐसे अगर ट्राइंगल्स हैं तो उनके जो साइड्स होंगे, दो साइड्स होंगे करस्पॉन्डिंग, वो सेम रेशियो में होंगे। ये बात किसने बोली थी? थेल्स ने बोली थी। और इसको थेल्स ने प्रूफ कैसे किया था? उन्होंने प्रूफ किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करके, इसी को हम थेल्स का थ्योरम भी बोलते हैं, इसी चीज को हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। इस थ्योरम की मदद से उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स दो जो है वो सेम रेशियो में होंगे। अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी करके आप मुझे दिखाओगे, शो करोगे। क्लियर? सबको करना है। सबसे पहले आप एक एंगल ड्रॉ करोगे XAY, इस तरीके से XAY एंगल ड्रॉ करोगे। अपने मन से कोई सा भी एंगल ले लो। क्लियर हुआ? पेंसिल से बना सकते हो, कोई सा भी एंगल बना लो। बनाने के बाद इस पे AX वाला जो आर्म है, इस पर आप ऐसे पॉइंट्स लेने हैं आपको, P, Q, D, R, B, ऐसे पॉइंट्स लेने हैं कि इन सब का डिस्टेंस सेम हो। सपोज करो कि यहाँ पे स्केल रखिएगा, जैसे 2-2 सेंटीमीटर पे या 1-1 सेंटीमीटर पे ऐसे कट करिएगा स्केल लगा करके, हर 1 सेंटीमीटर पे ऐसे कट कर लो। फिर इनका नेम दे दो, ये P है, Q है, D है, R है, B है। ऐसा करने के बाद यहाँ का हर एक, जैसे AP का जो डिस्टेंस है 1 है, PQ का डिस्टेंस 1, DQ का QD का डिस्टेंस 1, DR का 1, RB का 1, तो सबका डिस्टेंस सेम हो रहा है ना। अब आपको क्या करना है कि B से एक कट इंटरसेक्शन लेना है AY आर्म पर, यहाँ से एक इंटरसेक्शन लेना इस वाले आर्म पे। उसके बाद BC के पैरेलल एक और लाइन यहाँ से D से आपको ड्रॉ करना है। BC के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे D और E ड्रॉ करना है आपको। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपने क्लास 7 में सीखा है, क्लास 7 में था किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना है पैरेलल लाइंस का। उस तरीके से इसके पैरेलल एक लाइन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है? कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप ये देखेंगे कि A से D तक का जो डिस्टेंस है, A से जो D तक का डिस्टेंस है वो कितना है, और D से B तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ये दोनों आप देखेंगे। तो ये तो चूंकि 1-1 आपने लिया है, यहाँ पर 1-1 करके लिया है ना, तो A से D तक का डिस्टेंस तो 3 आ जाएगा, 1-1-1 3 आ जाएगा, और D से B तक का डिस्टेंस 1-1 लिया है तो 2 आ जाएगा। तो इनका जो रेशियो है, देखिए एक ट्राइंगल हमारे पास है AED और दूसरा ट्राइंगल है ACB, तो दोनों ट्राइंगल्स हम देख रहे हैं सिमिलर हैं, तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो रेशियो में है या नहीं है। तो एक तो आपका हो गया AD और DB का हम रेशियो देखें 3/2। इसी तरीके से इक्वल टू अगर ये आप निकालोगे AE और EC, इसका डिस्टेंस आप स्केल से मेजर करोगे तो वो भी 3/2 के बराबर ही आएगा। वो आप मेजर करके दिखाओगे, वो भी 3/2 के बराबर आएगा। इसलिए किसी भी ट्राइंगल ABC में हम देखेंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। अगर DE जो है BC के पैरेलल है, उस केस में AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये बात हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और इसी के बेस में थेल्स ने वो स्टेटमेंट दिया था। क्लियर? तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी।
कैसा लगा वो आप बताना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।